आज जो हम लोग करने वाले हैं न्यू टॉपिक वो है हमारा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट का मतलब हो गया हमारा ट्रीटमेंट, कि हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं। आप जब मेरी क्लासेस को रेगुलरली शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो उसमें देखो ये बात मैंने आपको बोली है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिसमें से गुडविल, चेंज इन गुडविल यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की एक प्रॉब्लम थी। सबसे पहले जो हमारी थी वो क्या हमने कवर कर ली है, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक, जो हमने पूरा कवर कर लिया है, जिसकी हमने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली है। फर्दर कभी अगर आप उनको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक ना। तो अब हम लोग जो सेकंड हमारी जो प्रॉब्लम है वो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग करने वाले हैं। जब नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर के आने के बाद फर्म की गुडविल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये हमें देखना है। तो कैसे पता लगाएंगे, हम फर्म की गुडविल को रीवैल्यूएट करेंगे, उसकी रीवैल्यूएशन करेंगे, उसकी वैल्यू को पता लगाएंगे। ओल्ड गुडविल की हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हम यहाँ एडजस्टमेंट में देखने वाले हैं, है ना। ओके, तो पहले समझ लेते हैं कि गुडविल का इनकमिंग पार्टनर से रिलेशनशिप क्या रिलेशन है। देखो, जब नया पार्टनर आता है तो वो कुछ किस लिए आता है नया पार्टनर? नया पार्टनर बेसिकली प्रॉफिट में, फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर के लिए आता है। जो भी नया पार्टनर आएगा फ्यूचर में होने वाले जो भी प्रॉफिट या लॉसेस में उसका शेयर होगा। तो हम बेसिकली प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि फर्म का जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं। कोई भी फर्म लॉस के लिए काम नहीं करती है, इसलिए डेफिनेशन वगैरह में भी लॉस वर्ड का यूज नहीं किया गया है, बट लॉस वहां पे है। अगर लॉस हो गया तो भी पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। चलो, ये बात मैंने पहले भी क्लियर करी थी, अभी भी क्लियर करता हूँ। नाउ, जब कोई नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट में शेयर के लिए आता है, फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर के लिए आता है। तो ओल्ड पार्टनर जो अपना ये प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, तो इसको कंपनसेट करने के लिए इनकमिंग पार्टनर एक सर्टेन सम ऑफ मनी या सर्टेन अमाउंट पे करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैंने बोला सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कंपनसेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका कुछ नुकसान हुआ हो। भाई अगर आपका मेरी वजह से कोई नुकसान हो गया तो मैं कहता हूं कि मेरी वजह से नुकसान हो गया तो मैं आपको कंपनसेट कर देता हूं, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति करना, कि आपके नुकसान की भरपाई करना। लेकिन अगर आपको नुकसान हुआ ही नहीं मेरी वजह से तो मैं भरपाई क्यों करूंगा? नहीं करूंगा ना। सेम लॉजिक यहाँ पे है कि जो इनकमिंग पार्टनर है सिर्फ उन्हीं को कंपनसेट करेगा, उन्हीं पार्टनर को कंपनसेट करेगा जिनका एक्चुअली में उन्होंने सेक्रीफाइस किया हो, अपना प्रॉफिट शेयर उन्होंने सेक्रीफाइस किया हो। जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, जो कि आपने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में निकाल लिया है, कभी कभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहां पे उसका रेशियो चेंज ही नहीं हो रहा होगा, आंसर सेक्रीफाइस 0 आ रहा होगा, या आप सेक्रीफाइस निकालने गए होंगे तो माइनस में आंसर आ गया होगा, मींस गेन हो गया, राइट। तो ऐसे पार्टनर से जब कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं तो कंपनसेट भी न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट भी नहीं करेगा, राइट। Yes. अब ये डिसाइड कैसे होगा कि वो व्हाट सर्टेन मनी सम ऑफ अमाउंट वो कंपनसेट करे? तो इसके लिए हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारी नई गुडविल की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली वो पार्टनर कंपनसेट करेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो जो नई गुडविल होगी उसके अकॉर्डिंगली पार्टनर अपना कंपनसेशन का अमाउंट लेके आएगा इन फेवर ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जो हमने यहाँ पे लिखा, इसको हम जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया, इसको एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, राइट। Yes, sir. तो यहाँ हम लिखते हैं कि इन द इवेंट ऑफ एडमिशन
admission of a partner a new partner who acquires the share in future profits from existing partners तो सबसे पहली बात हमने क्या लिखी कि जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का तो वो कुछ प्रॉफिट में से कुछ शेयर को एक्वायर करता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो दूसरी बात यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लिखते हैं ही शुड। अब ही कौन है यहाँ पे? इनकमिंग पार्टनर। तो मैं लिख देता हूं he should compensate। अब कंपनसेट किसको कर रहा है वो? ध्यान रखना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर रहा है। बाय पेइंग देम एन अमाउंट। अब जो ये अमाउंट है ना, इसी अमाउंट को हम बोलते हैं दिस अमाउंट। जो ये अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, दिस अमाउंट पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर is termed as, इसी को हम बोल रहे हैं गुडविल और या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसको एकदम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि भाई वो कितना अमाउंट सेक्रीफाइस करेगा। तो हम कह रहे हैं फर्म की जो नई गुडविल बन गई, यानी फर्म की जो नई गुडविल है उसका जो भी शेयर बनता है, मान लो मिस्टर सी है, इनकमिंग पार्टनर है, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं, तो हमारी फर्म की जो गुडविल अब बन गई, मान लो 25,000 रुपए है, तो 25,000 का 1/4 वो एज कंपनसेशन अमाउंट लेके आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड करेंगे कि कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा। सर जो भी जितने भी शेयर के लिए इनकमिंग पार्टनर आ रहा है उतना परसेंटेज आउट ऑफ गुडविल, जो भी फर्म की गुडविल है उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अमाउंट निकल के आएगा वो उतना कंपनसेट करेगा। राइट? क्लियर है? यस सर क्लियर। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, गुडविल में जितना शेयर इनकमिंग पार्टनर का होगा उतना अमाउंट वो कंपनसेट करेगा। इस बात को अभी हम ट्रीटमेंट जब करेंगे वहां पे भी देखेंगे कि कितना अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वो सारी बातें हम आगे आने वाले चैप्टर में इस पॉइंट पे कवर करने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लो आप कि हमें नीड क्या है, जरूरत क्यों पड़ती है कि जब नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, फर्म की गुडविल चेंज होती है और जो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं पार्टनर उनको कंपनसेट करता है इनकमिंग पार्टनर। और इसीलिए गुडविल में, न्यू गुडविल में इनकमिंग पार्टनर का शेयर पता लगाया जाता है और वो अमाउंट इक्वल्स टू दैट अमाउंट ही विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नाउ अब हमने सारी जरूरतें देख ली कि वो कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। अब हम बार बार गुडविल की बात कर रहे हैं ना, तो अब गुडविल होती क्या है ये समझ लें, टाइप ऑफ गुडविल को समझ लें और गुडविल को निकालने के मेथड को समझ लें। क्योंकि सबसे पहला काम हमें अब गुडविल ही निकालना पड़ेगा। गुडविल निकालेंगे तभी हम इनकमिंग पार्टनर का शेयर पता लगा पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा काम यहाँ पे है, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं
मैं कह रहा हूं कि मुझे कहनी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। देखो, तो गुडविल के बारे में इनफैक्ट जितनी भी इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा बना हुआ है, 26 बना हुआ है। इंटेंजिबल एसेट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एक्सप्लेन करता है, और तो गुडविल को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एक्सप्लेन करता है, क्योंकि गुडविल जो है एक मेरी क्या है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट है। मान लो पेपर में कभी पूछा जाए, एमसीक्यू में पूछा जाए, तो ध्यान रखना गुडविल मेरी एक इंटेंजिबल एसेट होती है। और टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट को हमने 11th क्लास में बहुत डिटेल में कवर किया है। शॉर्ट फॉर्म में अगर समझ लें, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम फिजिकली फॉर्म में टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, है ना? यस। नाउ अभी मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि टाइप ऑफ गुडविल, ये कितने टाइप की गुडविल होती है, तो मैं आपको जवाब अभी बता रहा हूं। 2 टाइप की गुडविल होती है, ठीक है? हैं? तो हमारे पास 2 टाइप की गुडविल हो गई, जैसा आपने मुझे जवाब दिया। पहला सेल्फ मेड कह लो या जनरेटेड कह लो। और दूसरी होती है मेरी परचेज्ड गुडविल। अब ध्यान रखना, जो गुडविल आपने परचेज करी है ना, सिर्फ उसी को आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, उसी को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मींस कि जो गुडविल आपने सेल्फ परचेज यानी सेल्फ मेड गुडविल जो है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है आपकी, उसको आप अकाउंट्स में, उसको आप बुक्स में नहीं लिख सकते, ठीक है? उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका एक लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है, जिस इंटेंजिबल असेट के लिए, जिस गुडविल के लिए आपने अमाउंट पे नहीं किया है, आपने कंसिडरेशन पे नहीं करी है, उनको आप अपनी अकाउंट्स में, अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। देयरफॉर जितनी भी सेल्फ मेड गुडविल है, जो भी आपकी सेल्फ मेड गुडविल का अमाउंट होगा, जो भी आप समझते हैं, कंसीडर करते हैं, वो आप अपनी अकाउंट्स में, बुक्स में नहीं लिख सकते। बट जिस गुडविल के लिए आपने कोई सर्टेन सम ऑफ मनी पे करी है, स्पेसिफिक अमाउंट पे किया है, उसको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल आप बुक में नहीं रिकॉर्ड करोगे। जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, या इसको हम बिल्कुल रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक, बाय द कंपनी। उसका मतलब सिंपल सा यही है कि ये गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। बट यहां पे सेकंड पॉइंट में आपने जो गुडविल परचेज करी है, तो हम यहां पे कह रहे हैं, लिख लेते हैं इस बात को, परचेज गुडविल, इसके लिए आपने कंसिडरेशन पे किया है, तो गुडविल should be
recorded in the books. Because goodwill is purchased. ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गई? यस सर, यस। कि अगर हमने गुडविल सेल्फ मेड है तो वो हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर हमने गुडविल परचेज करी है तो ही गुडविल बुक में रिकॉर्ड होगी। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ध्यान रखना। ठीक, ओके सर। अब हम लोग गुडविल को निकालने के लिए मेथड्स देखेंगे, और गुडविल की जो ट्रीटमेंट है डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट उसकी ट्रीटमेंट है। लगभग 5 आप केसेस पढ़ोगे जिसमें हम लोग गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। फिलहाल आज हम लोग क्योंकि वैल्यूएशन करने वाले हैं तो वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे। तो गुडविल को जो कैलकुलेट करने के हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास मेजरली 3 उसमें हम डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो 3 मेथड है, मैं लिख लेता हूं। सबसे पहला मेरे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेरे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेरे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 पार्ट आ जाते हैं। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आ जाता है यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो नॉर्मली जो आपने मीन निकाला हुआ है या वेटेड मीन निकाला हुआ है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, वो उसको हम यहाँ यूज करेंगे, और उसकी उस एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करके हम गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला वगैरह भी हम लोग सब कुछ देखेंगे। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड ये अपने आप में ही पूरा एक मेथड है, इसके कोई सब पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड में अगेन 2 पॉइंट आ जाते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और सेकंड पॉइंट है इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, आओ यहां हम लोग आज शुरू करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। पहला स्टेप है आप सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, और एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वही जो आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सेम यहाँ पे करना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ ईयर्स के आपको प्रॉफिट दिए हैं उनका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 5 ईयर्स दिए हैं तो 5, 10 ईयर्स दिए हैं 10 ईयर्स, और उन 10 ईयर्स का प्रॉफिट आप ऐड कर लोगे। अगर बीच में किसी, जैसे 5 ईयर है, बीच में किसी एक साल में आपको लॉस हो गया है तो वो भी कंसीडर होगा। बस वो क्या है, वो प्रॉफिट के साथ लॉस है ना, तो नेगेटिव में आ जाएगा। यानी ऐड सारे होंगे, बस वो नेगेटिव वैल्यू है तो इम्पैक्ट आपका नेगेटिव में पड़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन सम सबका करना है, कंसीडर सबको करना है। ठीक, चलो तो यहां ले लेते हैं हम
टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब मैंने नॉर्मल प्रॉफिट क्यों लिखा है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सिंपल एकदम, मीन का फॉर्मूला। यस सर। अब जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे तो इसका यूज यहां वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए करोगे, और इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इस फॉर्मूले से हमें एक नई चीज निकल के आती है, वो है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता क्या है इसको समझ लो, फिर नोट डाउन करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मींस those number of years या the number of years for which firm is likely to earn same amount of profit, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि भाई ये जो गुडविल है फर्म की, इस गुडविल की वजह से फर्म कितना बेनिफिट कमा सकती है, या ये गुडविल कितने साल तक फर्म के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, इसकी बात कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कि जो गुडविल है कितने साल तक फर्म के लिए यूजफुल है, इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं नोट में, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज means the number of years for which the firm is likely to earn same amount of profit, because of the efforts put in past। ठीक, यस सर। ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। इसमें हम बस इतना ध्यान रखते हैं कि भाई ये बेनिफिट्स, नंबर ऑफ बेनिफिशियल ईयर्स की बात करते हैं कि भाई चेंज इन पार्टनरशिप में हुआ, पार्टनरशिप में चेंज हुआ, उसके बाद जो फर्म की गुडविल है उसकी वजह से फर्म कितने साल तक प्रॉफिट कमा सकती है, सेम लेवल ऑफ सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो कमा सकती है, यानी इस गुडविल का बेनिफिट उसको कितने साल तक मिलने वाला है, अगर आम आदमी की भाषा में बोले तो। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट को। मैंने नॉर्मल प्रॉफिट वहां पे लिखा, यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर किसी साल फर्म को कोई अबनॉर्मल गेन हो जाता है या अबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, उसको अपनी, देखो उसकी वजह से, क्योंकि हो सकता है किसी साल मेरे को कुछ अबनॉर्मल चीजें हो जाए और उसके वजह से मुझे बम्पर यानी कि एबनॉर्मल गेन हो जाए, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं गुना ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो ये इस तरह के प्रॉफिट को हम गुडविल की कंसिडरेशन में, गुडविल की वैल्यूएशन में नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे मेरी फर्म की गुडविल जो है सही नहीं आएगी। हो सकता है कि वो गलत वैल्यू आए, ज्यादा बढ़ी हुई वैल्यू आ जाए, जबकि मेरी फर्म की तो उतनी गुडविल ही नहीं है ना। तो मेरा उस पे, मेरे बिजनेस पे उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फर्म में तो गुडविल को मैंने बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है और अगले साल, बाद के सालों में मेरे को उतना प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। यही वजह है कि हम, और सेम चीज मान लो किसी साल आपको, मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ सिचुएशंस की वजह से आपको अब नॉर्मल लॉस बियर करना पड़ गया, इसकी वजह से आप अपनी फर्म की गुडविल को कम भी नहीं कर सकते,
क्योंकि आपकी एक्चुअल गुडविल तो उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उस साल कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा बहुत ज्यादा। तो ऐसे एबनॉर्मल लॉसेस को और एबनॉर्मल गेन्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। नाउ जब हमें एबनॉर्मल गेन हुआ होगा तो हमने प्रॉफिट में उसको क्या किया होगा, प्लस, राइट? Yes, sir. Plus. तो while we are calculating goodwill, we will deduct those abnormal gain. Yes, sir. Okay? Now, हाँ. vice versa, किसके साथ? Abnormal Loss के losses साथ. losses के साथ। हाँ. हमने जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो abnormal losses को माइनस कर दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए होंगे, लेके जाते हैं, 11th क्लास में पढ़ा है आपने। हाँ जी, हाँ. तो एबनॉर्मल लॉस को हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, बट जब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे इस एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है, यानी इंक्लूड कर लेंगे। ओके, कंक्लूजन पूरा क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर। चलो तो इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पे। When calculating profit of previous years, any abnormal gain is excluded by deducting from profit, from and any abnormal loss is included by adding to the past profits। ठीक है, यस सर। तो हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, हमने जो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए, बाकी की टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके ओके।